नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और पूरे देश से मॉनसून के वापस लौटने, साथ ही साथ दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पर उत्तर पूर्वी मॉनसून के आगमन होने के बाद क्या कुछ बदलाव होंगे देश के मौसम में, इसकी चर्चा करते हैं। साथ ही एक बार नज़र डालते हैं पोस्ट मॉनसून सीजन की अब तक की बारिश पर और कश्मीर में हुई बर्फबारी का असर तापमान पर किस तरह पड़ा है, ये भी आंकड़े हम आपको दिखाते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले तापमान की स्थिति देख लेते हैं। पिछले 2 दिनों के दौरान जिस तरह का मौसम उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों पर रहा, उसके चलते जम्मू कश्मीर समेत हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के तमाम क्षेत्रों में तापमान में तेज़ी से गिरावट हुई है। मैदानी इलाकों पर भी असर पड़ा है, लेकिन अभी भी मैदानी इलाकों में कड़ाके की सर्दी के लिए थोड़ा समय लगेगा। लेकिन समय से पहले यानी पिछले कई वर्षों से जिस तरह से सर्दी का मौसम देर से दस्तक देता था, देर से लोगों के गर्म कपड़े निकलते थे, उसकी तुलना में इस बार स्थितियां बहुत अलग हैं। दीपावली से पहले ही काफ़ी ठीक ठाक सर्दी पड़नी शुरू हो चुकी है मैदानी इलाकों में भी। यहाँ पर आप तापमान देख सकते हैं। गुलमर्ग में जहाँ पर बर्फबारी हुई थी, इसका असर वहाँ पर पर्वतीय इलाकों पर पड़ा है और इसकी वजह से -1.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया पिछले 24 घंटों में। आज का सुबह का ये तापमान है। मनाली हिमाचल प्रदेश में 3.8 डिग्री सेल्सियस, काजीगुंड जम्मू कश्मीर में 6.2, बनिहाल जम्मू कश्मीर में 6.8, भुंतर में 7.2 और श्रीनगर में 7.4 डिग्री सेल्सियस पारा पहुँच गया है। अगर आप टूरिस्ट के तौर पर इन क्षेत्रों में पहुँचे हैं तो निश्चित रूप से कड़ाके की सर्दी का सामना आपको यहाँ पर करना पड़ रहा होगा। स्थानीय लोगों को भी चौंका दिया है मौसम ने इस बार, समय से पहले अच्छी बर्फबारी देकर। मुक्तेश्वर उत्तराखंड में 8.6, हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर में 9.1, शिमला हिमाचल प्रदेश में 9.2 और टिहरी उत्तराखंड में 9.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। यानी कि ये 10 स्थान जहां पर 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा है पारा। और इसके साथ अब हम आपको बताते हैं कि मानसून वापस लौट गया है, दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में सेट हो गया है नॉर्थ ईस्ट मानसून। 25 अक्टूबर को 5 दिन की देरी से मानसून का आगमन हुआ है। मिनी मानसून है, दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के तमाम इलाकों पर इसके चलते बहुत अच्छी बारिश रिकॉर्ड की जाती है। और इस दौरान 1 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर के बीच जो बारिश रिकॉर्ड की गई है पूरे भारत में, वो सामान्य से 42% ज़्यादा है। लगभग 1.5 गुना के आसपास बारिश अब तक हुई है। 96.1 मिलीमीटर बारिश का आंकड़ा है एक्चुअल, और इस दौरान नॉर्मली 67.7 मिलीमीटर यानी 67.7 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। अगर बारिश में कमी की बात करें तो कल भी आपने देखा था, वही स्टेट्स छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर में अरुणाचल, NMMT यानी नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, जहां पर बारिश में कमी है। बाकी देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सामान्य से ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और इसके साथ ही साथ हम आपको अब बताएंगे कि क्या स्थितियां आने वाले दिनों में रहने वाली हैं। और इसके अलावा ये जो समय शुरू हो रहा है, अब साइक्लोन सीजन शुरू हो रहा है प्रॉपरली। पोस्ट मॉनसून सीजन में आपने देखा कि अक्टूबर के शुरुआती समय में 2-3 बार ऐसा लगा कि मॉनसून के जाने के बाद, मॉनसून के वापस लौटने के बाद साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेंगे और देश के तमाम इलाकों में व्यापक वर्षा दर्ज की जाएगी। अक्टूबर के महीने में 15 अक्टूबर के आसपास ऐसी सिचुएशन बन रही थी, लेकिन सिस्टम इंटेंसिफाई नहीं हो सके और नहीं बना साइक्लोनिक स्टॉर्म। बड़ी राहत की बात है। लेकिन ये जो नवंबर और दिसंबर का महीना होता है, जिस दौरान दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पर नॉर्थ ईस्ट मानसून का इम्पैक्ट रहता है, और उसी दौरान साइक्लोन बनने की संभावना भी बंगाल की खाड़ी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और इस दौरान आपको ये भी बता दें कि अरब सागर के मुकाबले बंगाल की खाड़ी पर जो साइक्लोन की संभावना होती है वो ज़्यादा होती है। और उसकी वजह भी है, उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो मॉइस्चर आता है बंगाल की खाड़ी, एक तो बंगाल की खाड़ी का अपना नेचर यानी समुद्र की सतह का तापमान और दोनों बेसिन का जो समुद्री बेसिन है, इनका बिहेवियर बहुत अलग अलग है। और एक तरफ पूर्वी एशिया है तो दूसरी तरफ अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के देश हैं। तो यहाँ इन जगहों का भी इम्पैक्ट है, भौगोलिक रचनाओं का भी इम्पैक्ट है। यहाँ पर पूर्वी दक्षिण पूर्वी एशिया की तरफ से ख़ासतौर पर फिलीपींस सी से और प्रशांत महासागर से आने वाली हवाएं जब स्ट्रांग होती हैं और वो लैंड रीजन को पार करने के बाद बंगाल की खाड़ी पर पहुंचती हैं, तो कई बार यहाँ पर ये हवाएं सिस्टम को
इंटेंसिफाई कर देती हैं। यहाँ पर अगर संभावनाएं पहले से रहती हैं तो उसे इंटेंसिफाई कर देती हैं, या फिर पीछे से आ रहे ट्रॉपिकल साइक्लोन या फिलीपींस और वियतनाम समेत जो दक्षिण पूर्व एशिया को प्रभावित करने वाले तूफान हैं उनका रिमेनेंट्स इफेक्ट यहाँ पर रहता है, और यहाँ आने के बाद वो री इमरजेंस होता है उसका, और इसी वजह से साइक्लोनिक स्टॉर्म यहाँ पर बन जाते हैं। तो इस दौरान नवंबर और दिसंबर महीने में साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की संभावनाएं, आशंकाएं रहेंगी, और इस दौरान जब भी साइक्लोनिक स्टॉर्म बनते हैं तो ज़्यादातर उनका जो ट्रैक होता है वो आंध्र प्रदेश के मध्य से नीचे ज़्यादा रहने की संभावना रहती है। चेन्नई, पुदुचेरी समेत तमिलनाडु के कोस्टल रीजन, कर्नाटक, केरल, इन सभी पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। इस तरह से ट्रेवल करते हैं, और आंध्र प्रदेश पर भी अगर आते हैं तो इनका जो अफेक्ट करने वाला रीजन होता है वो ज़्यादातर आंध्र प्रदेश का रायलसीमा और तमिलनाडु और कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी का रीजन रहता है। लक्षद्वीप में भी इसका असर पड़ता है, और कई बार ये अरब सागर में पहुंचने के बाद फिर से री जनरेट होते हैं और फिर से नए साइक्लोनिक स्टॉर्म की इंटेंसिटी में जाते हैं, और उसके बाद इनका ट्रैक कई बार ओमान की तरफ तो कई बार यमन और अन्य अफ्रीकी देशों की तरफ, या फिर पाकिस्तान और गुजरात की तरफ भी हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है बहुत सारी कंडीशंस पर, समुद्र की और साथ ही साथ एटमॉस्फेयर की कंडीशन पर। फिलहाल अभी इमीडिएटली कोई ऐसी आशंका नहीं है, लेकिन एक नया लो प्रेशर सिस्टम अगले 24 घंटों में बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पूर्वी हिस्सों पर, यानी ये जो रीजन है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का, इसके आसपास यहाँ पर डेवलप हो सकता है। और ये चूँकि इसका जो सी ट्रेवल है, यानी समुद्र में इसकी जो जर्नी रहेगी वो बहुत लंबी नहीं है। अगर ये सेंट्रल पार्ट्स में, सेंट्रल और साउदर्न पार्ट्स में बनता है, दक्षिण और मध्य बंगाल की खाड़ी पर बनता है, तो ये चूँकि बहुत लंबा सफ़र इसको तय नहीं करना पड़ेगा तमिलनाडु के तटों के पास पहुँचने से पहले, इसलिए इसके साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की आशंका फ़िलहाल अभी नहीं है। और सिचुएशंस भी बंगाल की खाड़ी और एटमॉस्फेरिक सिचुएशंस भी अभी फेवर में नहीं है कि साइक्लोनिक स्टॉर्म इतनी जल्दी बन जाए, लेकिन नवंबर और दिसंबर में संभावनाएं और आशंकाएं ज़्यादा रहती हैं। और कई बार ये साइक्लोनिक स्टॉर्म जब बनते हैं तो आंध्र प्रदेश पर आने के बावजूद सेंट्रल इंडिया तक इम्पैक्ट पड़ता है, पूर्वी भारत के भी, बिहार, झारखंड तक भी इम्पैक्ट देखने को मिलता है, यहाँ तक कि पूर्वी उत्तर प्रदेश तक भी इनकी हवाएं जाती हैं। डिपेंड करता है उसकी एनर्जी कितनी है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है। और आमतौर पर आपने नोटिस किया होगा कि जब भी साइक्लोनिक स्टॉर्म बंगाल की खाड़ी में बनते हैं और ये इस तरह से पश्चिमी दिशा में या उत्तर पश्चिमी दिशा में ट्रेवल करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तब इनका जो मान लीजिए कि इसका जो सेंटर है, सेंटर भले ही विशाखापत्तनम और आसपास के भागों पर इसका लैंडफॉल होता है, लेकिन सेंटर सॉरी, मौसम बदल रहा है, इसका इम्पैक्ट है, और आप भी सतर्क रहिए। और जो सेंटर होता है साइक्लोनिक स्टॉर्म का, उसके दक्षिण से ज़्यादा इम्पैक्ट उत्तर में देखने को मिलता है। उसका जो प्रभाव है इस तरह से ज़्यादा दूर तक रहता है बनिस्बत दक्षिण के क्षेत्रों में, क्योंकि उसको एनर्जी बनाने में जो समय लगता है, जो दूरी की ज़रूरत होती है, उस तरह से जनरेशन में इस तरह से साइक्लोनिक स्टॉर्म बनते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जब आगे बढ़ते हैं तो उत्तरी इलाकों को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो इस वजह से भले ही वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु पर लैंडफॉल करते हैं इस दौरान नवंबर और दिसंबर में, लेकिन इम्पैक्ट सेंट्रल इंडिया और ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक दिखाई देता है। फिलहाल ये तो रही साइक्लोन की बात, साइक्लोन की संभावनाओं की बात। और एक बात जो बहुत अहम है, जिसके बारे में मैंने अलग से स्पेशल बुलेटिन किया था, आप उसको देख सकते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में रहेगा, कि ला नीना इस समय प्रशांत महासागर में उभार पर है, और इसकी वजह से न सिर्फ भारत में बल्कि उत्तरी गोलार्ध में, पृथ्वी जो है, पूरी पृथ्वी का जो मध्य भाग से लेकर उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है, इसके चारों तरफ इस बार भीषण सर्दी पड़ने की संभावना है। रूस, साइबेरिया और जो यूरोपियन कंट्री हैं, अंटार्कटिक, उत्तरी अंटार्कटिक से जुड़े हुए, सटी हुई, और कनाडा, इन सभी क्षेत्रों में बहुत भीषण सर्दी पड़ेगी। यूरोप में पोलर वोर्टेक्स यानी कि बर्फीले तूफान और बर्फ़ गिरने की संभावनाएं और घटनाएं बहुत ज़्यादा होंगी, और उनका इम्पैक्ट भारत के ऊपर भी पड़ेगा। तो भारत में इस बार दिसंबर और जनवरी के महीने में बहुत भीषण सर्दी पड़ने की आशंका और संभावना है। तो इसके लिए पहले से ही तैयारी और पहले से ही एहतियात लोगों को बरतना होगा, और फसलों को भी, किसान भाइयों को फसलों के लिए भी उसी तरह से ध्यान रखना होगा कि अगर भयानक सर्दी पड़ेगी, भीषण सर्दी पड़ेगी, तो उस दौरान ग्राउंड फ्रोस्ट यानी पाला पड़ने की भी संभावना ज़्यादा हो जाती है। तापमान में
तेज़ गिरावट के कारण। और ग्राउंड फ्रोस्ट यानी पाला जब पड़ता है तो आलू, मटर, चने, सरसों और गेहूं समेत तमाम रबी फसलों को व्यापक नुकसान भी होता है। तो इन चीज़ों से भी अभी से एहतियात बरतना होगा। इन चीज़ों के लिए, इन चीज़ों की सुरक्षा के लिए किस तरह से प्लान कर सकें और जल्द से जल्द अगर खेती अभी से शुरू कर दें, ताकि पाला पड़ने, एक्सट्रीम विंटर का जो समय है, पीक सर्दियों का समय, वो शुरू हो इससे पहले ही फसल इतनी परिपक्व हो जाए कि वो पाले को झेल सके। और ये स्थिति रहेगी। फिलहाल अगर हम बारिश की बात करें तो अगले 3-4 दिनों के दौरान दक्षिण भारत के क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी बारिश होने की संभावना है। अच्छी इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी, यानी मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग रेन हो सकती है। यहाँ तमिलनाडु और पुदुचेरी से लेकर केरल और कर्नाटक के इलाके होंगे प्रभावित। लक्षद्वीप और रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश भी प्रभावित होगा। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में फिलहाल बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है। मध्य भारत में ओडिशा और पूर्वी भारत में झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश प्रभावित हो सकते हैं। बाकी समूचा क्षेत्र अगले 3-4 दिनों के दौरान ड्राई रहेगा। वेस्टर्ली विंड्स चलेंगी, तापमान में गिरावट इन भागों में देखने को मिलेगी। उत्तर के पर्वतीय इलाकों से लेकर मध्य भारत में महाराष्ट्र तक ये स्थितियां रहेंगी। उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव रहेगा। हालांकि एक के बाद एक जो पश्चिमी विक्षोभ आते रहे हैं और जिस तरह का सिचुएशन अभी उत्तर भारत में है, उसके आधार पर गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, जो पर्वतीय इलाका है उत्तर भारत का, इन भागों में कहीं कहीं पर लाइट रेन और स्नोफॉल के ओकेजन्स आ सकते हैं, लेकिन इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।